क्या जंग रुकने के कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर हम डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो करें तो हमें पता लगता है कि चीज़ें एस्केलेशन की तरफ बढ़ रही हैं। अभी हम डिस्कस करें यूएस का एक नया प्लान तो हमें समझ आ जाएगी कि वो किस लेवल की एस्केलेशन करना चाहते हैं ईरान के साथ। और ईरान के भी कुछ इक़दामात हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे, तो आइए जानते हैं अब क्या होने जा रहा है, यूएस के क्या नए इक़दामात सामने आए हैं। ईरान की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दोनों साइड्स किस तरह एक दूसरे को आउट मैनूवर करने की कोशिश कर रही हैं और मिडल ईस्ट में ये इन्फ्लुएंस की जंग आइए जानते हैं। तो डिफरेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स और दूसरे वॉर प्लेन्स पहुंचाना शुरू कर दिए हैं बड़ी तादाद में। जी हाँ, ये एक मैसिव डेवलपमेंट है अमेरिका की जानिब से, जिसमें अमेरिकन F-16 और F-35 फाइटर जेट्स यूरोप की मुख्तलिफ बेसिस से मिडल ईस्ट की बेसिस में पहुंचाए जा रहे हैं, जिसमें जॉर्डन भी शामिल है, जिसमें इजराइल शामिल है और दूसरे गल्फ ममालिक। और इसके अलावा यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर जो प्लेन्स खड़े होते हैं, जो फाइटर जेट्स, उनकी भी तादाद बढ़ा रहे हैं। ये एक मैसिव डेवलपमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि यूएस किस तरह अपनी जो फायर पावर है उसमें मजीद इजाफा करना चाहता है ईरान के साथ जंग में। और ये हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि असल गेम ही फायर पावर की है। जिसके पास फायर पावर होगी और सस्टेन्ड फायर पावर होगी वही ये जंग जीतेगा। ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स वर्सेस यूएस के फाइटर जेट्स और यूएस की फायर पावर, उनके मिसाइल्स जो पहले राउंड में तो बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे, इसलिए दोनों साइड्स को एक ब्रेक भी चाहिए था जो इन्होंने लिया। तो अब ये रीआर्म होकर वापस आ रहे हैं और अमेरिका रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप की बेसिस से अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको फिर मिडल ईस्ट में ट्रांसफर कर रहा है बड़ी तादाद में। F-16, F-35 और इसके अलावा रीफ्यूलिंग प्लेन्स और एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स ये भी इजराइल की बेसिस में पहुंचाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस वक्त तकरीबन 100 के करीब रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स को इजरायली मिलिट्री बेसिस पर पहुंचाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें इजराइल का रमोन एयरपोर्ट और सदरन इजराइल की जो बेसिस हैं वहां पर ये पहुंचाए जाएंगे। और इसके पीछे क्लियर कट स्ट्रेटजी यही है कि ईरान के खिलाफ हमलों को इंटेंसिफाई करना है। और अभी हम देख रहे हैं कि यूएस सदरन ईरान के बहुत से इलाकों में डेली बेसिस पर अटैक्स कर रहा है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत से इलाके हैं, बंदरगाहें हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, जैसा कि बंदर अब्बास, चाबहार, कशम आइलैंड, जस्क, सिरिक और इसके अलावा फिर थोड़ा सा वेस्ट में खुजिस्तान प्रोविंस और उससे मुल्हिका इलाके। और यूएस की यहाँ पर यही कोशिश है कि ईरान की जो मिलिट्री और स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज है उनको डेंट किया जाए। और कुछ इशारे हमें यह भी मिल रहे हैं कि इन स्ट्राइक्स के जरिए अमेरिका इजराइल के लिए एक राह हमवार कर रहा है, यानी जब इतना ज़्यादा डेंट कर दिया जाएगा ईरान को कि वो इजराइल को रिस्पॉन्ड बैक करने की सलाहियत ना रखें, यानी इजराइल जब दोबारा अमेरिका को ज्वाइन करे ईरान के खिलाफ हमलों में, तो ईरान वापस इजराइल पर हमले ना कर सके, वो कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाए। ये इनकी थिंकिंग है। तो ये इनकी हमें थिंकिंग नज़र आ रही है। इस हवाले से इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट का भी इजलास हुआ है, ट्रंप को भी ब्रीफिंग्स मिल रही हैं अमेरिका में, तो वॉर को एस्केलेट करने के ही हमें इशारे मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिकन को एक और क्या टैक्टिकल एज मिला हुआ है आजकल कि अमेरिकन सऊदीज, कतरी और अमाराती एयर बेसिस का इस्तेमाल नहीं कर रहे ईरान पर हमलों के लिए, और इसी वजह से ईरान इन ममालिक पर स्ट्राइक्स नहीं कर रहा। ईरान कहां पर हमले कर रहा है? ईरान कर रहा है जॉर्डन पर हमले, कुवैत पर और बहरीन पर। और इसके अलावा अमेरिका जो अपने एयर स्ट्राइक कैरियर्स के जरिए हमले कर रहा है, उसको हमने डिस्कस किया था कि वो बहुत दूर हैं ईरान की रेंज से। और ये जो सारे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जहां से मिसाइल दागे जाते हैं, जहां से फाइटर जेट्स उड़ते हैं, इनको टारगेट करना ईरान के लिए ना सिर्फ टैक्टिकली एक चैलेंज है बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टैक्टिकल चैलेंज तो यही है कि वो दूर हैं ईरान से और वो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान के इन सदरन इलाकों पर हमले करते हैं। और एक तो ये चैलेंज है ईरान को, ईरान इनके थर्मल सिग्नेचर्स, इनकी मूवमेंट्स, पोजीशंस को स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। इसमें ईरान के जो दोस्त ममालिक हैं उनकी इंटेलिजेंस भी इनको मिल रही है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन भी अभी वो गैदर कर रहे हैं और वो भी एनालाइज कर रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने कह दिया कि 0 आवर इज अप्रोचिंग, वो वक्त आ रहा है जब हम इनके नेवल एसेट्स को हिट करेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजिक चैलेंज क्या होगा ईरान के लिए? अगर ईरान इन पर हमला करता है तो फिर
मजीद ब्रूटल रिस्पॉन्स का सामना कर सकता है अमेरिका की जानिब से। और ये रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं क्योंकि ईरान ने अभी एक स्ट्रेटजी ये पकड़ी हुई है कि यूएस की जो ग्राउंड बेसिस हैं उनको तबाह करना है, उन पर डायरेक्ट हमले करने हैं जो जॉर्डन पर कर रहा है। और जॉर्डन पर भी हमले क्यों किए जा रहे हैं, जॉर्डन इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन क्यों बना हुआ है, क्योंकि जॉर्डन प्रोटेक्ट करता है इसराइल को, जॉर्डन के यहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो ईरान की एक ये भी स्ट्रेटजी है कि कल को अगर इसराइल ज्वाइन कर लेता है अमेरिका को हमारे खिलाफ हमलों में, तो इसराइल को दागते वक्त जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम्स इनके रास्ते में ना आए। तो जॉर्डन इस वक्त एक बड़ा गर्म महाज बना हुआ है, वो अमेरिका, इसराइल, ईरान सब के लिए इंपॉर्टेंट है, इसराइल की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जॉर्डन। और आप देखें वहां पर यूएस के 2 से 3 सोल्जर्स मारे गए हैं, उन्हीं मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर वो काम कर रहे थे। और ईरान की इस वक्त यही अप्रोच है कि जॉर्डन की जो एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि कल को अगर इसराइल को इन्होंने टारगेट करना है तो इनके लिए रास्ता आसान हो, क्योंकि इसराइल भी तैयार बैठा नजर आ रहा है और अमेरिका उनके लिए एक राह हमवार कर रहा है। तो यहां पर फोकस कर रहा है ईरान, और ईरान की अभी नेवल एसेट्स को टारगेट करने की अभी जो अप्रोच है वो उनकी स्ट्रेटेजी में तो नजर आती है, बट अभी वो उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि 0 आवर इज अप्रोचिंग, और इसलिए हम देख रहे हैं कि ये फायर पावर की जंग है, मिसाइल्स की जंग है कि कितने मिसाइल, आपका कितना आर्सनल वो रहता है और काम करता है और दुश्मन को पेन पहुंचाता है। तो इसलिए अमेरिका अब एडिशनल असासे मंगवा रहा है और उनको पार्क कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर, जॉर्डन की बेस पर, इजरायली बेसिस पर। और आप देखें जितनी मर्जी लड़ाई हो डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू की, अमेरिका और इजराइल का जो एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक ताउन है वो बड़ा जबरदस्त नजर आता है आपको। और इजराइल अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस के तौर पर काम करता है अमरीकियों के लिए। और ये जो अभी हमने डिस्कस किया है कि अमेरिका ईरान के सामने वाली बेसिस से निकल गया है, सऊदी अरब, कतर, यूएई निकला नहीं तो कम से कम वहां से हमले नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान ने बड़ी सख्त वार्निंग दी हुई है और इन अरब ममालिक ने बड़े जतन किए हैं कि ये हमारी तरफ ना आए जंग। लेकिन कुवैत और बहरीन की पता नहीं कौन सी मजबूरियां, और इसलिए जो वहां का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है सेंटकॉम का, ईरान उसको नहीं बख्श रहा। तो अमेरिका के लिए यहाँ एक टैक्टिकल एडवांटेज नजर आता है कि अमेरिका यहाँ से निकलकर थोड़ा सा दूर चला गया है और दूर से ईरान पर मिसाइल दाग रहा है, हमले कर रहा है, फाइटर जेट्स के जरिए बमबारी कर रहा है। और यहाँ से भी हमें पता चलता है कि अमेरिका अब फाइटर जेट्स के जरिए ईरान पर अपने हमलों को इंटेंसिफाई करेगा। F-16, F-35 जो एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है, और इसके अलावा जो रीफ्यूलिंग प्लेन्स हैं, रीफ्यूलिंग टैंकर्स, उनकी तादाद में भी इजाफा कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ऑलरेडी 33 यूएस रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पार्क्ड हैं, और अब मजीद 100 के करीब रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इजराइल में पहुंचेंगे। और इसके अलावा भी अमेरिका मिडल ईस्ट में मजीद मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का सोच रहा है और ट्रूप्स की तादाद में इजाफा कर रहा है। और यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी ज़ेरे गौर है कि वो खरज आइलैंड को कब्जे में ले लें। खरज आइलैंड ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और ये कुवैत की तरफ है, यानी पर्शियन गल्फ के इख्तिताम पर है, जहाँ से ये अरब पेनिनसुला शुरू होता है। तो उस जगह पर ये लाया करता है और वहाँ पर ईरान की ऑयल फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। ईरान की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो सकती है अगर यूएस इस आइलैंड पर कब्जा कर लेता है। कशम आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर है और इसको एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कहा जाता है, यानी एक ऐसा खड़ा हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको डुबोया नहीं जा सकता। यहाँ पर ईरान की बहुत सी शिप्स हैं, बोट्स हैं, इनकी गारों में इनकी मिलिट्री इक्विपमेंट है, मिसाइल साइट्स हैं, IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं। तो ये ईरान को एक और एज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर तो अमेरिका सिर्फ स्ट्राइक ही कर सकता है, और यहाँ पर मुतादिद बार हमने देखा है अमरीकी हेलीकॉप्टर्स आए हैं और उनको गिरा दिया गया है। लेकिन खरज आइलैंड इनके लिए रिलेटिवली आसान है कब्जा करना, वैसे तो इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान इसलिए है कि कुवैत की साइड से वो आ सकते हैं, बहरीन की साइड वो उनको करीब पड़ेगी और वहां पर ये उनको चैलेंज कर सकते हैं ईरान को। ईरान की तो हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली कि वो बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर इस वक्त हमले कर रहा है और सोच रहा है कि राइट टाइम आने पर इनके नेवल एसेट्स को भी निशाना बनाया जाएगा, और जहां इनको कोई अमेरिकन हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट नजर आता है वो उसको भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त IRGC का एक नया क्लेम सामने आया है और वो ये कि बहरीन में एक Amazon डेटा सेंटर को निशाना बनाया है, जो कि पहले हमने जंग के तकरीबन तीसरे चौथे दिन देखा था। UAE में जो डेटा सेंटर्स थे अमेरिकन कंपनीज के, उनको निशाना बनाया गया था क्योंकि ईरान के मुताबिक यहाँ हमारे खिलाफ डेटा प्रोसेस किया जा रहा था, और ईरान ने उन बिल्डिंग्स पर भी हमले किए थे UAE के अंदर, दुबई में, अबू धाबी में, जो कि ईरान के मुताबिक
मोसाद और CIA के एजेंट्स को होस्ट कर रही थी और वो वहां से बैठकर हमारे खिलाफ पूरी साजिश कर रहे थे, या जो भी डेटा प्रोसेसिंग होती है वो कर रहे थे। आपको पता है आजकल AI का दौर है, तो ये मिलिट्रीज भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। और इसमें एक मेवन प्रोजेक्ट है अमेरिका का, जिसमें अमेरिका के जो टॉप AI प्लेटफॉर्म्स हैं वो US मिलिट्री पेंटागन की मदद कर रहे हैं कि किस तरह एक्यूरेट स्ट्राइक्स करनी है आपने, चाहे ड्रोन हमले हों, चाहे फाइटर जेट्स के जरिए हों, मिसाइल स्ट्राइक्स हों, वो उनकी एक्यूरेसी को बेहतर बनाने में अमेरिकन मिलिट्री की मदद कर रहे हैं। आपको याद है एक दौर था पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स हुआ करते थे और बहुत से लोग ये सोचते थे कि ये किस तरह अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। वैसे तो बहुत सा कोलेटरल डैमेज भी हुआ है, बहुत से मासूम लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन अमेरिका को इसकी क्या परवाह। लेकिन उस वक्त दुनिया को पता नहीं था ज़्यादा। अमेरिका उस वक्त भी डेटा और AI का इस्तेमाल कर रहा था अपने टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए। और पाकिस्तान में हमने देखा कि बहुत सी जगहों पर उन्होंने स्ट्राइक्स की। अब एक तरफ तो हम देख रहे हैं एस्केलेशन, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी बहुत हमें बातचीत के इशारे भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं, रूबियो ने कहा है कि बातचीत हो रही है, और ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि जी ईरान को बात हमारी माननी पड़ेगी। तो जहां एस्केलेशन नेक्स्ट लेवल पर जाती भी नजर आ रही है, वहीं पर हमें बातचीत के इशारे भी मिल रहे हैं। लेकिन कुछ और खतरनाक डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, जिससे ऐसे लग रहा है कि इस पूरी जंग का जो स्कोप है वो वसी हो रहा है। अभी आप हुसीस का ऐलान देखें, उन्होंने कहा है कि हम सऊदी अरब के लिए बाबुल मंडब स्ट्रेट को बंद कर रहे हैं। मतलब सऊदी अरब के लिए एक वाइटल लाइफ लाइन है बाबुल मंडब स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद हो जाती है तो सऊदी अरब के पास तो है वो रास्ता बाबुल मंडब स्ट्रेट की जानिब से। हुसीस कह रहे हैं हम ये भी चोक कर देंगे, जो 2023-24 में इन्होंने अमेरिकन और इजरायलीज के लिए चोक किया हुआ था, अब सऊदीज के लिए कर दिया। और उसकी क्या रीजन है वो हमने इस वीडियोज में डिस्कस की थी कि सऊदी अरब ने जो सना एयरपोर्ट पर बॉम्बिंग की, उसके बदले में हुसीज ने सऊदी अरब के अबा रीजन में मिसाइल दागे हैं। और उसकी क्या रीजन है, क्यों एयरपोर्ट पर स्ट्राइक्स की सऊदीज ने। ईरान ने यमन के हुसीज के साथ एक नया एयर कॉरिडोर बनाने की जब कोशिश की, फ्लाइट राब्ते जब बहाल करने की कोशिश की, तो सऊदी अरब ने यह याद दिलाया कि हमारा जो ब्लॉकेट था हुसीज पर वो अभी भी कायम है, और जो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है उन्होंने इन पर हमले किए। और जवाब में हुसीज ने ना सिर्फ इनके बंदे मारे उस हुकूमत के जो यमनी हुकूमत है, बल्कि सऊदी अरब पर भी हमले किए। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मामला कम नहीं हो रहे, बढ़ ही रहे हैं, डी एस्केलेशन की तरफ नहीं जा रहे, एक नया महाज खुल रहा है। और सऊदी अरब यमन में एक अथॉरिटी कायम करना चाहता है, जिस तरह उन्होंने UAE को निकाल बाहर किया था। सऊदी अरब ये समझता है कि जिन फोर्सेस को हम बैक करते हैं उनकी अल्टीमेट हुक्मरानी होनी चाहिए। लेकिन सना एयरपोर्ट हुसीस के पास है, सना का शहर भी, और जो सऊदी बैक गवर्नमेंट है उनको अपना कैपिटल बदलना पड़ा आइडन में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। 2015 में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा था कि आप यमन वॉर ज्वाइन करो हमारे साथ, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था सेक्टेरियन इख्तलाफात के डर की वजह से। बिल्कुल सही फैसला था। और अभी पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट में है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि अपने मुल्क में जहां इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं वहां पर हम नए फ्रंट्स कैसे खोल सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, और आपके ख्याल में ये जंग आपको एस्केलेट होती भी नजर आ रही है, या पाकिस्तान अपनी मीडिएशन एफर्ट्स की वजह से एक बार फिर जंग बंदी करवाने में कामयाब हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं, और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते, बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है, और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं। यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं, एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियां और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।